दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए या यूँ कहें कि कई महीने हो गए मैंने कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया। और जो लोग सीख रहे थे उनका कोर्स बीच में ही रह गया। और हालांकि बहुत लोगों के कमेंट्स और ईमेल्स भी आए कि कब करोगे कब करोगे, तो मैं उनका जवाब भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि कितना समय मेरे पास है, मैं कब इसके लिए समय निकाल पाऊँगा। तो फाइनली आज मैंने कुछ टाइम निकाल पाया हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेटर का मिनी प्रोजेक्ट बना रहे थे, और ये हमारे उसके फीचर्स हैं। दो सेक्शन हमने बनाए, एक पब्लिक एक एडमिन, जिसमें आर्टिकल लिस्ट और व्यू कराएंगे, और दूसरे एडमिन सेक्शन में जहाँ पे यूज़र लॉग इन करके ऐड और डिलीट कर सकता है अपने आर्टिकल्स को। तो फ़िलहाल अगर आप इस प्रोजेक्ट को रन करें तो यहाँ पे 404 का पेज नोट फाउंड एरर आएगा। उसका कारण क्या है कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर था, अगर आपने कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल मेरी दूसरी सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हम लोग एक सेट करते हैं, जो कि रूट पे, यानी कि फ़ोल्डर आपने कोई पाथ नहीं दिया इसके आगे, ये मेरा रूट पाथ है वेबसाइट का। इसको अगर आप एंटर करो, एक्सेस करना चाहो, तो एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हम लोग सेट करते हैं जिसका वो फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वेलकम कंट्रोलर सेट होता है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में रिमूव कर दिया था, और अपने नए दो कंट्रोलर्स बनाए थे, एडमिन और यूज़र। लेकिन डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर का नाम हम लोगों ने अपडेट नहीं किया, उसका कारण है ये एरर। तो सबसे पहले हम लोग ये ठीक कर देते हैं। ये आपको मिलेगा कॉन्फ़िग में, रूट्स डॉट पी में, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर। इसको हम लोग रखेंगे यूज़र। यूज़र क्यों रखेंगे? क्योंकि एक तो हमारा एडमिन सेक्शन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग स्लैश एडमिन करके एक्सेस करेंगे। और यूज़र यानी कि जो हमारा पब्लिक वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स की लिस्ट दिखा रहे हैं और रीड करा रहे हैं, उसका हमने नाम यूज़र दिया था। तो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट हमने दिया है। और जो इंडेक्स फंक्शन है, इसमें हम लोग लिस्ट दिखाएंगे, या इसको हम चेंज कर देते हैं, लिस्ट पब्लिक आर्टिकल्स। देखिए ये आ गया लिस्ट पब्लिक आर्टिकल्स। तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर एक हम लोगों ने सेट कर दिया है अभी। दूसरा काम हमें क्या करना है, जो इस वीडियो में हम लोग करेंगे, हम लोग सेटअप करेंगे अपना हेडर एंड फुटर। हमने अभी तक जो है वो कोऑर्डिनेटर सॉरी बूटस्ट्रैप की फ़ाइल तो डाउनलोड कर ली थी, जो हमने एसेट्स के फोल्डर में रखी थी अपने एप्लीकेशन के बाहर। एसेट्स यहाँ पे CSS में ये रखी है, लेकिन इसको हम लोगों ने अभी तक यूज़ कहीं नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई व्यू ही नहीं बनाया है, कोई व्यू लोड ही नहीं कराया है। तो सबसे पहले हम लोग एक डिफ़ॉल्ट लेआउट जिसको कहते हैं वो बना लेते हैं, जिसमें हमारे हेडर और फुटर होंगे, और उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे बाकी सब जगह पे। ठीक है, तो व्यूज़ में अभी वेलकम मैसेज, ये वो व्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम कंट्रोलर से लोड होता है और जो हमें नज़र आता है। तो इसकी भी हमें अब ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, डोंट से, ठीक है। इसमें हम लोग अब यहाँ पे चाहें तो इसी फोल्डर के अंदर सारे व्यूज़ बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं ऑर्गेनाइज फोल्डर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक नया फोल्डर, दो फोल्डर्स नए बनाएंगे, एक पब्लिक के लिए और एक एडमिन के लिए। पब्लिक में हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग एक इंडेक्स फाइल, अपनी इंडेक्स नहीं बोलते हैं इसका नाम, हम लोग देते हैं आर्टिकल्स लिस्ट डॉट PHP। इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना HTML। यहाँ हम लोग देते हैं टाइटल आर्टिकल्स लिस्ट। और दूसरा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे अपनी CSS लोड करनी। तो दोस्तों, CSS लोड करने के कोऑर्डिनेटर में तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो अपना जो जनरल कोर PHP वाला तरीका है, जो कि लिंक रिलाई स्टाइल शीट टाइप दिस, और यहाँ पे आप उसका पाथ देंगे। तो पाथ आप कैसे देते हैं, जो आपका साइट का URL है। जैसे यहाँ तो अभी हम लोग लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट कॉलन 8888 है मेरा जो पाथ है, स्लैश कोऑर्डिनेटर स्लैश
assets/css/bootstrap.min.css, ये नाम था फाइल का। ठीक है, ये हम लोग एक ये तरीका है, इसको अभी हम पहले लोड करके देखते हैं। तो व्यू लोड करने के लिए क्या है, $this load view public /articles list, ये सब अब ये व्यू फंक्शन है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने कोऑर्डिनेटर के ट्यूटोरियल में, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो सीरीज़ कवर कर लीजिए। और इस मिनी प्रोजेक्ट में आपको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें होती हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है कैसे करते हैं, तो वो हम लोग क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। तो ये देखते हैं व्यू लोड हुआ क्या। व्यू तो लोड हो गया, इसको चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक h1 लगा लेते हैं, हेलो। व्यू लोड हो गया है और हमारी CSS भी लोड हो गई है, क्योंकि ये देखिए ये फ़ॉन्ट जो है इसका ये बूटस्ट्रैप का है। अगर मैं ये फाइल, ये वाली लाइन अपनी कमेंट कर देता हूँ तो ये हेलो चेंज हो जाता है, और अगर ये लाइन से कमेंट हटा देता हूँ तो ये हेलो चेंज हो जाता है। ये बूटस्ट्रैप का हेलो है, बूटस्ट्रैप की CSS अप्लाई हो रही है इसका मतलब। तो हम लोग जो देख रहे थे, एक तो ये तरीका है। अब इस तरीके में CSS तो हमारी लोड हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने हार्ड कोड किया हुआ है जो हमारा URL है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अपने लैपटॉप पे बना रहा हूँ या डेस्कटॉप, अपने कंप्यूटर पे लोकल होस्ट पे हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लोकल होस्ट लगाया है। कल को जब ये प्रोजेक्ट हमें अपलोड करना है सर्वर के ऊपर, तो वहाँ जो डोमेन होगा वो लोकल होस्ट नहीं होगा, वो जो डोमेन का नाम होगा abc.com xyz.com, जो भी डोमेन का नाम होगा वो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आपको एडिट करना पड़ेगा सर्वर पे अपलोड करने से पहले। तो ये स्टैटिक हो गया, ये जो लाइन है इसको हम लोगों को स्टैटिक नहीं रखना है, इसको डायनामिक करना है। इसको डायनामिक करने के दो तरीके हैं। कोऑर्डिनेटर में हमें हेल्पर्स मिलते हैं, एक तो URL हेल्पर्स होते हैं और एक HTML हेल्पर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं URL हेल्पर्स क्या होते हैं। URL हेल्पर में हमें मिलता है बेस URL, यानी कि तो ये जो पाथ है हमें ये पूरा नहीं देना है, मैनुअली नहीं डालना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, PHP का टैग लेंगे, इसमें हम देते हैं बेस URL, इसमें हम लोग पाथ दे देंगे। कोऑर्डिनेटर बेस URL से हमें मिलता है अपने फोल्डर तक का पाथ, अपनी डायरेक्टरी तक का पाथ, ये मैं दिखा चुका हूँ वैसे। उसके आगे का पाथ हमें यहाँ पे इसके बीच में पास करना ताकि वो उस पर अपेंड हो जाए, assets/css/bootstrap.min.css। ठीक है, अभी हम इसको लोड करेंगे तो एरर आएगा, दिखा नहीं रहा है लेकिन एरर है, क्योंकि ये बेस URL फंक्शन इसको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, तो फिर से एक बात आती है कि ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर हमें कोई हेल्पर यूज़ करना है तो वो हेल्पर हमें लोड कराना पड़ता है। किस तरह से, $this load helper URL। अब कौन कौन से हेल्पर्स अवेलेबल हैं ये आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। लोकल होस्ट, मेरा कोऑर्डिनेटर, यूज़र गाइड, टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये हेल्पर रेफरेंस, ये सब हेल्पर्स अवेलेबल हैं। अरे, कैप्चा, कुकी, डेटा, डायरेक्टरी डाउनलोड, ये सब तरह के हेल्पर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसके अंदर फिर फंक्शंस हैं, जैसे URL हेल्पर हम लोग दे रहे हैं। अब ये URL हेल्पर मैंने यहाँ पे लोड करा दिया, $this load helper URL। तो इस हेल्पर के अंदर जितने फंक्शंस हैं, साइट URL, बेस URL हम लोग यूज़ कर रहे हैं, करंट URL, URL स्ट्रिंग, इंडेक्स पेज, एंकर, ये सब फंक्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं URL हेल्पर लोड करने के बाद। मैंने इसको लोड कर दिया है, अभी हम इसको रीलोड करते हैं तो देखिए आ गया, ये हेलो आ गया। और अब ये देख रहे हैं कि CSS भी अप्लाई हो गई है। यहाँ पे ये हेल्पर यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब जो हमारी URL वाली डिपेंडेंसी थी, स्टैटिक हमने जो लिख रखा था लोकल होस्ट, और वो हमारी हट गई। जिस सर्वर पे ये पड़ा होगा वहाँ पे आपको URL उस साइट का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको कुछ भी फाइल एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक और हेल्पर होता है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ। HTML हेल्पर के अंदर आता है वो, ये देखिए यहाँ पे तरीका दिया आपको, $this load helper HTML। इसमें हमें यूज़ करना है लिंक टैग। ये लिंक टैग से क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखिए हमें इतनी लंबी लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जो हमारा ये पाथ है,
ये हमें बजाय के बेस यूआरएल में पास करने के, ये हमें पास करना है लिंक टैग के अंदर, इस तरह से। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एरर आएगी, फैटल एरर कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन लिंक टैग। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यूआरएल हेल्पर लोड कराया है, एचटीएमएल हेल्पर लोड नहीं कराया। तो यूआरएल में हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूआरएल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यूआरएल की ज़रूरत नहीं है। एचटीएमएल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एचटीएमएल यहाँ लोड कर लेते हैं। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गया, एरर क्यों आया? लिंक टैग यही नाम था ना इसका, लिंक टैग, लिंक अंडरस्कोर टैग, दिस ठीक है। ये तो यहाँ पे एरर क्यों आया? अच्छा, वो जो हमारी लाइन रखी हुई थी यहाँ पे, ये बीच में पड़ा था, इसको हमने डिलीट कर दिया, तो ये ओके है अभी। इस तरह से अभी देखिए, जो हमें इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ रही थी उसकी जगह पे हेल्पर तो हमें किसी भी तरह से यूज़ करना ही पड़ेगा यूआरएल के लिए, हम लोग स्टैटिक तो उसको रख ही नहीं सकते। तो बजाय के इसका यूआरएल हेल्पर का बेस यूआरएल फंक्शन यूज़ करने के, हम लोग यूज़ करेंगे एचटीएमएल हेल्पर का लिंक टैग यूआरएल सीएसएस के लिए, ताकि हमें कोड भी कम लिखना पड़े और डायनामिक भी हो जाए हमारा काम। ठीक है, ये है। और इसको हम लोग हटा देते हैं अभी। इसमें हमारे को चाहिए क्या, एक हम लोग नेविगेशन दे देते हैं ऊपर। नेविगेशन कैसे आएगा? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीएसएस तो मेरी माशाअल्लाह है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, हेल्प लेंगे बूट्स वॉच वेबसाइट की। इस पर उन्होंने एग्जांपल दिए होते हैं सारे तरह से। हम लोग पेपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कोड सबका सेम होता है, तो आपको रेफरेंस के लिए आप कोई भी खोल के देखोगे कोड, उसका आप कॉपी करोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। जैसे नंबर है, इसका हम लोग यहाँ पे आपको पूरा कोड दिया हुआ है कि इसका क्या एचटीएमएल बनेगा। हम इसको पूरा उठाते हैं, हो जाएगा कॉपी, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा बन के आ गया। अब इसमें से जो जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूँ। इसका ब्रांड तो टाइटल है आर्टिकल्स, इसमें से हमें बेसिकली सिर्फ एक सर्च चाहिए ताकि हम आर्टिकल सर्च कर पाएँ। मुझे अभी ध्यान आया कि सर्च हम लोग इसमें डाल देंगे, तो अपने नेविगेशन में ही दे देते हैं। एक हमारे को लॉगिन चाहिए, यूज़र लॉगिन कर पाए ताकि, और पब्लिक वाले पे तो यही चाहिए दो चीज़ें। तो बाकी जो ये ड्रॉप डाउन है और ये जो दो लिंक्स हैं, इनको हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, तो हम हटा देते हैं। कहाँ तक जाता है ये? यहाँ तक किया डिलीट। इसमें तो सर्च भी चला गया। ओके, तो ऐसा ठीक है, सर्च हो गया हमारा। और जो ये वाला लिंक है इसको हम लॉगिन के लिए यूज़ कर लेंगे। अब चाहें तो इसका कलर हम कर दें ब्लू, नंबर डिफ़ॉल्ट कीजिएगा, नंबर इनवर्स, इतना ही डिफरेंस होता है। और ये ब्लू हो गया, देखिए। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, मुझे आता नहीं है ज़्यादा। चलिए डिफ़ॉल्ट ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। फॉर्म हम लोग बाद में मॉडिफाई करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी हम लोग सिर्फ HTML हेडर फुटर CSS JSS
सॉरी JS कैसे यूज़ करते हैं इसमें वो देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हेडर हो गया। अब ये जो हेल्पर है, देखिए जो HTML हेल्पर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा है, अब इस हेल्पर की ज़रूरत हमें लगभग हर फंक्शन में पड़ेगी, क्योंकि हम लोग व्यू तो लोड कराएंगे, और व्यू लोड कराएंगे तो यहाँ पे हमें CSS लोड करानी है या नीचे JSP लोड करानी होगी, जो भी है। तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं, वो हमें हर जगह यूज़ आती है, उनकी हर फंक्शन में ज़रूरत पड़ती है। तो उनको हर बार ये $this load हेल्पर, $this load या फिर लाइब्रेरीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं, जो भी हमें बार बार यूज़ होते हैं, उसको हम लोग ऐसे लोड नहीं कराते हैं, उसको हम लोग डाल देते हैं ऑटो लोड में। आप देखेंगे कॉन्फिग फोल्डर के अंदर एक autoload.php है, इसमें आपको एरेज मिलेंगे। देखिए ऑटोलोड पैकेजेस, ऑटोलोड लाइब्रेरीज, ऑटोलोड हेल्पर्स, और नीचे मॉडल्स होंगे, ऑटोलोड, ये लैंग्वेज कॉन्फिग भी होती हैं, ऑटोलोड मॉडल। तो ये जो जो इनमें से जो भी चीज़ आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, उसको बजाय के यहाँ पे लोड कराने के, जैसे HTML है, तो इसको मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, देखिए, और फिर यहाँ पे एरर आएगी। लेकिन अगर ये ऑटो लोड की हुई है हेल्पर में HTML, तो एरर चली जाती है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको बार बार हर फंक्शन में ये $this load हेल्पर करने की ज़रूरत नहीं बचती, इस तरह से। तो ये हम लोग कर देते हैं। और अब फिर बारी आती है JS लोड कराने की। JS कैसे लोड कराते हैं? जावास्क्रिप्ट होती है हमारी, वो वैसे हम लोग लोड कराते हैं बॉडी में, स्क्रिप्ट, और इसमें सोर्स। ये देखिए JS लोड कराने के लिए हमें कोई भी ऐसा लिंक टैग जैसा फंक्शन नहीं मिलता है कोऑर्डिनेटर में, उसके लिए हमें बेस URL यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग लोड करा देते हैं यहाँ पे URL हेल्पर ऑटो लोड में, ताकि हमें यहाँ पे जाके बार बार फिर, नहीं तो $this load हेल्पर URL ऐसा नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोग हम यूज करेंगे बेस URL। वैसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी बूटस्ट्रैप है, ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, रिस्पॉन्सिव वो है, CSS फ्रेमवर्क है। तो इसको रिस्पॉन्सिव यानी कि जैसा स्क्रीन साइज़ होता है उस हिसाब से डिज़ाइन एडजस्ट होता जाता है। देखिए कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, हालांकि अभी तो हमने सिर्फ नेविगेशन डाला है, और जहाँ एक लेवल तक पहुँच जाती है उसके बाद ये मोबाइल व्यू पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करने पे, जहाँ मैं अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे नेविगेशन खुलना चाहिए, लेकिन वो नहीं खुल रहा है क्योंकि हमारी CSS लोड नहीं हुई हुई, सॉरी JS लोड नहीं हुई। उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप की JS लोड करनी पड़ेगी। वो आपको मिलती है, बड़ा कर लेते हैं वापस से, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, नहीं तो आप गूगल में लिखिए डाउनलोड बूटस्ट्रैप JS, गेटिंग स्टार्टेड, डाउनलोड। अल्फ़ा आ गया, ये गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ से इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। बूटस्ट्रैप मैंने ऑलरेडी करके रखी है 3.3। इसमें आपको JS खोलनी है। JS में जो ये फाइल है bootstrap.min.js, ये फाइल आपको कॉपी करनी है अपने एसेट्स के फोल्डर में, यहाँ JS के अंदर bootstrap.min.js ये फाइल। अब इसको लोड कैसे कराएंगे हम यहाँ पे, स्क्रिप्ट, सोर्स, बेस URL, assets/cs/bootstrap.min.js। तो मेरे ख्याल में अभी ये काम करनी चाहिए। एरर देख लेते हैं, यहीं से पता लग जाएगा। ओके, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्स jQuery, ठीक है, ये तो मैं भूल गया था। इसमें हमें jQuery भी लोड करानी पड़ेगी पहले। jQuery
अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग या तो डाउनलोड करके अपने उसमें कॉपी कर लीजिए प्रोजेक्ट में, या फिर एक और तरीका होता है, इसको आप CDN से यूज़ करें। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट लोड होगी। मैं आपको jQuery का जो है फाइल JS कैसे लोड कराते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, बेस URL से ही होगा, ऐसा लिंक टैग जैसा कोई फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ अब हम यूज़ करेंगे jQuery CDN से। उसमें आपका URL तो स्टैटिक ही रहेगा, लेकिन एक वेबसाइट के लिए वो आपको ज़्यादा अच्छी स्पीड देगा। जब वेबसाइट लोड होती है यूज़र के पास तो वो फास्ट लोड होगी। देखिए ये आपको यूज़ करना है, कौन सी वो लेनी है, कौन सा वर्ज़न आपको चाहिए। तो अल्फ़ा में तो हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी लेटेस्ट जो स्टेबल है वो लेंगे। कॉपी, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C, और बैटरी लो हो गई। इससे पहले jQuery जो लोड करानी है वो बूटस्ट्रैप की JS फाइल से पहले लोड करानी है, क्योंकि ये jQuery को यूज़ करता है, तो उससे पहले वो लोड हो गई होनी चाहिए इस तरह। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एरर कंसोल, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब JS लोड हो गई। अब हम इसको छोटा करके और अपना नेविगेशन चला के देखते हैं, तो ये चल रहा है। देखिए सर्च भी आ रहा है बीच में, और ये लॉगिन वाला बटन भी आ रहा है इस तरह से। जब हमारे पास JS लोड नहीं हुई थी तो ये नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो ये लोड हो गई हमारी JS। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल हम करें कि मॉडल्स बनाएंगे इसके और डाटा इंसर्ट और फेच करेंगे, या उससे पहले एक वीडियो हम लोग करेंगे फॉर्म वैलिडेशन के लिए। फॉर्म बनाएंगे सबमिट का, तभी तो डाटा सबमिट होगा ना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी मेरी ये जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप प्लीज़ कमेंट्स में छोड़िए, मैं कमेंट ज़रूर करूँगा। और अब कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी नए वीडियोस बनाऊँ और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ। फिर लेवल भी शुरू करना है, उसके भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।